जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए, जो कि डीयू में एज अ गेस्ट फैकल्टी, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर अप्लाई करना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका नेट या जीआरएफ क्लियर होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होके इंटरव्यू देने के लिए, राइट। सो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को अगर हम थोड़ा साइड में भी रखें, क्योंकि जो एसोसिएट और जो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है इन सब चीज़ों का। लेकिन हाँ, गेस्ट फैकल्टी के लिए आप जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो, और ये क्वेश्चंस हर तीनों ही क्राइटेरिया में पूछे जाते हैं। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डीयू में बहुत बम्पर वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर्स के लिए। तो तीनों ही केस में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बट स्पेशली मैंने थंबनेल में गेस्ट और असिस्टेंट का डाला है, ठीक है, जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे। क्योंकि बाकी दो जो क्राइटेरिया है वो पीएचडी जिनकी कंप्लीट हो जाती है उनके लिए वैलिड होते हैं। जैसे मैं अभी मिरांडा हाउस में एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही हूँ, और इससे पहले भी मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ दिए हैं, डीयू में भी, आईपी यूनिवर्सिटी में भी, और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसको कंपाइल करके मैं बता रही हूँ। प्लस डीयू में मैंने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ दिए हैं अलग अलग कॉलेजेस में। सो कैसे सवाल आए वो मैं आपको बताऊँगी। उसके अलावा जो मेरे कुछ फ्रेंड्स इंटरव्यू देने गए थे, ठीक है, उनसे क्या सवाल पूछे गए वो भी मैं आज के लेक्चर में। तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कॉमन क्वेश्चंस हर किसी से पूछे जा रहे हैं वो बहुत आपको आपके इंटरव्यू में काम आएंगे। क्योंकि 14 अक्टूबर से क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे डीयू के वैकेंसीज़ के लिए। जो भी एलिजिबल है फॉर्म भर देना, नहीं तो आपको ये वाला वीडियो देखना है और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो देख लेना वो वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ कौन सी क्या वैकेंसी निकली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बाकी सब चीज़ें। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप एक रूम में एंटर करते हो, वहाँ पे आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओ कि 5 से 6 लोग आपके पैनल में होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। 4, 5, 6 इतने तो मिनिमम होते ही हैं, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कॉलेज है डीयू का। और फिर उसके बाद जब तक आपको बैठने के लिए ना बोला जाए आप मत बैठना, ठीक है, वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल नहीं देखता। तो आप मे आई सिट बोल सकते हो, या फिर वो सामने से आपको इशारा करके बोलेंगे सामने कुर्सी पड़ी है आप बैठ जाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक अच्छी स्टार्ट इंटरव्यू के लिए। देन आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो आप अपने बारे में 1 मिनट का, ज़्यादा नहीं 1 मिनट का कुछ भी प्रिपेयर करके जाओ। और उसमें भी आपको अपना नेट जीआरएफ अगर आपका क्लियर है, ऑब्वियसली क्लियर होगा, तो आपका नेट क्लियर है, कितने परसेंट आए थे वो बताओ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया वो बताओ, स्कूलिंग पे मत जाना, स्कूल कहाँ से किया एंड ऑल दैट स्टफ उनको इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ, पर ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में की है, कहाँ से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। इवन अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, तो बोलते कि मैम और सर मेरी इसमें फर्स्ट डिवीजन भी आई थी। देन इसके अलावा अगर कुछ केसेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, और कुछ केसेस में वो सामने से ही पूछते हैं कि अच्छा विशाली लेट मी नो कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है। फिर आप बताते हो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन आपसे पूछते हैं कि अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से है, कितने मार्क्स आए थे, वो भी मतलब नॉर्मल सवाल पूछते हैं कि ये बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है, कितना ग्रेजुएशन में कितना अच्छा था पढ़ाई में एंड ऑल दैट स्टफ। देन इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन, मैं एक्चुअली क्वेश्चंस लिख के लाई हूँ ताकि कोई भी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। सबका इंटरव्यू अलग होगा, हो सकता है कि ये सारे सवाल एक ही बंदे से ना पूछे जाएं, पर हाँ आपको अपने इंटरव्यूज़ में ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। देन आपसे टीचिंग एक्सपीरियंस में अगर आपने ऑनलाइन कभी पढ़ाया हुआ है, ऑफलाइन कहीं पढ़ाया है, या इवन आप ट्यूशन्स लेते हो तो आप उनको बताओ, ठीक है, कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो प्लस पॉइंट रहता है। और नहीं है तो बोल दो मैम अभी नहीं है, या सर आई हैव जस्ट क्लियर माई नेट एंड आई हैव जस्ट क्वालिफाइड माई मास्टर्स एंड आई हैवंट गॉट अ चांस टू टीच समवेयर राइट नाउ, बट आई कैन प्रूव माई एलिजिबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ, यू कैन से दैट। देन अगर आप यहाँ आपको क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम हिंदी मीडियम में है तो कोई नेगेटिव जाएगा, या इंग्लिश में है, या अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, ठीक है। बहुत बच्चों के साथ ऐसे भी होता है कि इंग्लिश मीडियम किया है बट दे आर नॉट कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश, उनको इंग्लिश समझ आती है, लिख लेते हैं, लेकिन अपने भाव को, अपने फीलिंग्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो यू कैन से दैट कि ठीक है सर मैं आपको हिंदी में समझा सकती हूँ, और ये बोलो भी मत, आप उनको हिंदी में बताना स्टार्ट कर दो। कुछ मतलब बाइलिंगुअल रख सकते हो अगर इंग्लिश मीडियम के हो, और हिंदी मीडियम के हो तो आप पूरा हिंदी में भी रख सकते हो, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके इंटरव्यू पर। दूसरा, आप
कि अगर आप DU से पढ़े हो और आप DU के ही कॉलेजेस में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको जो मास्टर्स के टीचर्स होंगे बहुत बारी आपको उनके पैनल में देखने को मिल जाएंगे। जो मास्टर्स में DU के टीचर्स थे, अब मैं नाम नहीं लूँगी, आपको अपने टीचर्स का नाम पता होगा, अगर उनमें से कोई टीचर वहाँ पे है, ठीक है, मास्टर्स के में से, सो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आपको नहीं पता तो जैसे आपसे पहले जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे पूछ लो कि अंदर कोई कौन सा प्रोफेसर बैठा है, कौन पैनल में है, और उसके बारे में फटाफट गूगल पे देख लो कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, कौन सी रीडिंग्स थी उनकी सिलेबस में, बस इतना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। सो अगर आपके पैनल में अगर ऐसे कोई प्रोफेसर हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, सो दे कैन आस्क यू कि अच्छा आपने मास्टर्स DU से किया तो मेरे से पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारे पास कौन से पेपर्स होते हैं, मतलब ऑप्शनल पेपर्स भी होते थे। हो सकता है आपने उस टीचर का सब्जेक्ट ना लिया हो, पर एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और बाय चांस आपने उनके स्टूडेंट हो और आपने उनका सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि आपने रिजल्ट वगैरह अपलोड करते हो उसमें, और रिजल्ट में मार्कशीट में लिखा होता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट मास्टर्स में लिए थे, तो झूठ मत बोलना कि लिया था कि नहीं, जो सच है वैसे बताना। अगर लिया था तो वो पूछ सकते हैं कि कौन सी रीडिंग्स अच्छा मैंने दी थी क्लास में, ऐसी मतलब गप्पे मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो उसका टीचिंग अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट पूछ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपको पैनल के अंदर जो लोग हैं तो आप एक बार ही सर्च कर जाओ फटाफट। और अगर उस टाइम नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं पूछा, आपको नहीं पता, बट स्टिल आप ये बोल सकते हो कि सर मेरी मास्टर्स ऑलमोस्ट 1 साल पहले हुई है, या आई हैव डन माई मास्टर्स 1 ईयर अगो एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, बट या आप हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे, ऐसा बोल सकते हो। बट कभी भी ये मत बोलना आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, हिंदी हो, तो मैं नहीं जानता सर, मुझे नहीं पता, ये कभी यूज़ मत करना। आप बोलना कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, मेरे को अभी सर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो आई विल रीड मोर ऑन इट, ठीक है। तो 2 चीज़ें, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, या अगर कोई ऐसा सवाल आता है आपके इंटरव्यू में तो आप बोल दो कि सर आई विल रीड मोर ऑन इट, ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता, मैं और इस पर पढ़ूंगी, इस पर रिसर्च करूंगी एंड आई विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो मैं ऐसे ही जवाब देती थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या पूछ सकते हैं आपको, जो कॉमन क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर पैनलिस्ट का, जैसे कि आपने PhD में इनरोल्ड हो या नहीं, या आपकी PhD कंप्लीटेड है कि नहीं, ठीक है। ज़्यादातर होता है कि PhD में इनरोल्ड होने चाहिए हो, तो आपका प्लस पॉइंट रहता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जो नॉन PhD में हैं, सिर्फ जिनका नेट और मास्टर्स है और PhD में अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनको थोड़ा सा मतलब ऐसे नेगेटिवली देखा जाता है। अगर आप PhD में इनरोल्ड हो तभी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। अगर आप PhD में एडमिशन नहीं हुआ है पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो ग्रैब दैट। कुछ पता नहीं किस्मत कब कब पलट जाए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप PhD में इनरोल नहीं भी हो तो चलेगा, बट आपको जाना चाहिए। हाँ, चांसेस कम है सिलेक्शन के, बट आपका जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको चाहे DU में काम ना आए फॉर एग्जांपल, पर किसी और यूनिवर्सिटी में काम आ सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में काम आ सकता है, या कहीं आप और जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ काम आ सकता है, क्योंकि हर जगह तो ऐसा नहीं होता ना कि PhD वालों को ही ले, ठीक है। अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा है, समझाने का तरीका अच्छा है तो ले सकते हैं, ठीक है। और आप बोल दो कि सर आई विल डू माई PhD इन दिस ईयर ओनली एंड आई विल ट्राइंग फॉर एडमिशन, बस इतना बोल दो, राइट। कि जैसे सर मेरा अभी 1-2 महीने में जैसे इंटरव्यूज़ होने हैं DU में, तो आई एम ट्राइंग फॉर एडमिशन इन PhD एंड आई एम ऑल्सो अप्लाइंग इन अदर यूनिवर्सिटीज़, या अदर यूनिवर्सिटीज़ का मत बोलो तो नेगेटिव भी छा सकता है, बस बोलते कि हाँ सर मैं PhD में एनरोल होने वाली हूँ। तो जैसे आपने बोला ना PhD में, तो आपका रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, बट अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर होता है कि आपका जो इंटरव्यू है आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर आप बोलोगे हाँ मैं PhD में एनरोल्ड हूँ, तो वो बोलेंगे कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या था, और रिसर्च टॉपिक क्या था उससे रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। अगर रिसर्च टॉपिक जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन से है, जैसे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 जो होता है ना आपका, पेपर 2 में आपने ऑब्वियसली नेट JRF क्लियर किया होगा, उसमें 10 यूनिट में से आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी से रिलेटेड आप रिसर्च करते हो और उसी से रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपका रिसर्च एरिया फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन से है, तो वो आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस के आसपास के सवाल पूछेंगे कि अगर एज अ टीचर आपको अगर IR पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे पढ़ाओगे, है ना। तो आपसे डेमो मांग सकते हैं। डेमो बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन हाँ जैसे RPSC है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो, या स्टेट में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपसे डेमो भी लिया जाता है। तो प्रिपेयर अ टॉपिक फॉर दैट, क्योंकि नेक्स्ट सवाल यही होगा कि अच्छा मैम आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ाओ। अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या टॉपिक पढ़ाओगे यहाँ पे, या आपका रिसर्च एरिया क्या है,
तो उससे रिलेटेड। तो पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल भी आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि पीएचडी का इंटरव्यू नहीं चल रहा है ये, ठीक है, ये प्रोफेसर या सॉरी गेस्ट फैकल्टी या असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू चल रहा है। तो वो आपका पढ़ाने का तरीका भी देखना चाहेंगे, या आपको अपने सब्जेक्ट एरिया से कितनी नॉलेज है वो देखना चाहेंगे, नॉलेज, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल से थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू होना चाहिए, ऑब्वियसली वो आपने बनाया है तो आपका वो बच्चे की तरह है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। फिर आपने अगर 1-2 लाइन भी बता दी, उनको लगा कि हाँ इससे आता है, तो फिर आपका वो सेकंड रिसर्च इंटरेस्ट पूछेंगे, ठीक है। तो आपको अपने टॉपिक पे मास्टरी होनी चाहिए, कम से कम एक टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाओ, नॉट एक टॉपिक, एक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आपने सर को बोला कि सर मेरे को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि अच्छा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी अगर उनको थोड़ा सा इजी रखना होगा, अगर वो ज़्यादा अच्छे हुए ऑब्वियसली, सो वो पूछेंगे कि अच्छा आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कौन सा थिंकर पसंद है। तो आपने जैसे बोल दिया कि सर एरिस्टोटल या प्लेटो, इन सब के नाम से आपने सुने होते हैं, तो फिर अच्छा बोलेंगे अच्छा प्लेटो, आपको आपने प्लेटो एरिस्टोटल बोला तो अच्छा इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे सारे डिटेल में, डीप में, क्योंकि वो इंटरव्यू पैनल में है तो ऐसे तो होंगे नहीं कि उनको कुछ नहीं पता होगा। एंड या वन मोर थिंग, डोंट लाई इन फ्रंट ऑफ द पैनल, ठीक है, वो आपका नेगेटिव पॉइंट जाएगा। देखो होना नहीं होना वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप अपने एथिक्स, अपने मोरालिटी पे फेथ रखो, अपने ऑनेस्टी पे फेथ रखो, ठीक है। और क्योंकि आपके सीवी उनके पास होता है और आपने गलती से एक भी चीज़ ऊपर नीचे बोल दी ना तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपका होना भी होगा, उनको अगर आपसे इम्प्रेस भी हुए होंगे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने कहा हाँ सर मेरे को ये टॉपिक आता है अच्छे से, मैंने इससे पढ़ाई की है, और आपने उससे रिलेटेड उन्होंने बेसिक सवाल पूछ लिया, आपने उनको इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि हाँ आता है, लेकिन उससे बेसिक सवाल भी आप अगर आप नहीं जवाब दे पाए ना तो फिर बहुत नेगेटिव जाएगा कि इसने बच्चे ने झूठ बोला है, इसको नहीं आता था। या फिर बोलो कि हाँ जितना आता है, उस टाइम अगर उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा ना, आपका टॉपिक आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, वो आपको बहुत फेवरेट भी है, लेकिन फिर भी आपको होता है कि नहीं आता, हम रोबोट तो है नहीं, तो बस आपको जितना आता है ना आप उससे रिलेटेड बोल दो कि सर अब मैंने ये वाला चीज़ नहीं पढ़ा है, सॉरी या मैम, बट मैंने ये चीज़ इसके बारे में पढ़ी है, तो मैंने ये यहाँ से पढ़ा था, बट हाँ हो सकता है कि मेरे से स्किप हो गया हो या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट मेरे को इस प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में ये चीज़ें पता है, पर आपने जो पूछा वो मेरे से स्किप हो गई हैं, ठीक है, तो आई विल रीड मोर ऑन इट। तो दैट्स द बेस्ट आंसर। और होता है बच्चों का मेरिट के बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं है कि आप को लगता है कि नहीं सिर्फ जुगाड़ चढ़ता है, जिनके जानते हैं उन्हीं का होगा, पर अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ऑब्वियसली आपका मेरिट के बेसिस पे भी हो जाएगा। सो जो एक्सपर्ट्स का पैनल होगा उसी से रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो प्री प्रिपेयर्ड, अगर एक यूनिट आप सोच के जा रहे हो कि हाँ मुझे ये पता होना चाहिए, तो आप उस यूनिट के सारे थिंकर्स पढ़ के जाओ, या अगर आईआर बोलने वाले हो तो आईआर में भी एक स्पेसिफिक चीज़ ले लो, फेमिनिज्म या कुछ और, या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फॉरेन पॉलिसी, और उससे रिलेटेड सब पढ़ के जाओ, ठीक है। अगर वो नहीं तो जैसे आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बोला ना, तो वो आपसे कोई भी थिंकर पूछ लेंगे उसमें से, ठीक है, अपनी मर्जी से, या आपसे पूछ लेंगे कि आपको कौन सा थिंकर पसंद है, उसमें से आप बता दो। ये एक एग्जाम्पल, वैसे ही फिजिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड 1 यूनिट या 2 यूनिट पता होनी चाहिए कि अगर आप एज अ टीचर या प्रोफेसर बनते हो तो आपको क्या इंटरेस्ट है पढ़ाने में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और समथिंग। तो ये आपको आई गेस मोटा मोटा समझ आ गया होगा, इस पर और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, आपको जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज की स्थापना कब हुई, ठीक है, उसके कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत, कि अभी वहाँ पे क्या लेटेस्ट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं कि नहीं, ठीक है, उस कॉलेज से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत जो नोटिस होते हैं ना, जब भी हम किसी कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के नोटिस आते हैं उसकी वेबसाइट पे कि हाँ हमारे यहाँ पे सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, या ये कोई नया नोटिस आया है कि इसमें ये चीज़ें हमने ऐड ऑन की अपने ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स में, जो कि हर DU का है तो DU के सारे कॉलेजेस में सेम ही आएगा, बट हाँ उससे रिलेटेड, एंड DU से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न, जो मेरे से सवाल पूछा गया था फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपसे मेरे से भी पूछा गया था और मेरे एक फ्रेंड से भी पूछा गया था कि अगर अच्छा एग्ज़ाम पैटर्न बताओ, एग्ज़ाम पैटर्न आप बोलोगे क्या, कि जैसे अगर आपने DU से ही किया है ना ऑब्वियसली मास्टर्स या ग्रेजुएशन, तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी किया, कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे आए हो इंटरव्यू देने के लिए, तब भी आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाने जा रहे हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, जो कि एक अच्छी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। सो बेसिकली यू शुड हैव नॉलेज अबाउट योर इंस्टीट्यूशन, दैट्स द मेजर पॉइंट। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ या वहाँ का जो सिलेबस का पैटर्न है तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम पैटर्न में इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का हम क्या करते हैं एक्सटर्नल्स लेते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, उसमें जैसे 8 क्वेश्चन होता है और 8 में से बच्चों को 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन शॉर्ट नोट का होता है। तो क्योंकि एज अ प्रोफेसर एज अ टीचर आपको भी आगे चल के लेना
पड़ेगा। बल ऑल्दो ये सेकेंडरी होता है, पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोफेसर अपॉइंट हो जाओगे तो वो इंस्टीट्यूशन की खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि एज अ टीचर आपको बताएं कि मैम या सर आपको ये असाइनमेंट लेना है या इंटरनल असेसमेंट में ये लेना है और पैटर्न। लेकिन फिर भी आप एक सामने से खुद पढ़ के जाओ तो बेटर है, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। और फिर जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस है, तो बीए या एमए प्रोग्राम में आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो आपको पता होने चाहिए कि मैंने बीए में ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे, 5 सब्जेक्ट्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और एमए में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो ये सारे याद होने, जैसे मैंने जम्मू कश्मीर लिया था, इंडिया इसराइल लिया था, हिंदू नेशनलिज्म लिया था, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या रीडिंग्स दी गई थी, थोड़ा सा ब्लरी सा याद रह जाए तो ठीक है, वरना इतना वो लेने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब स्किल बेस्ड कोर्सेज होते थे, फिर आप बोल सकते हो कि सर ऑप्शनल कोर्सेज भी होते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे जेनरिक कोर्स होता है, AE/CCC होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो ये अपॉइंटमेंट्स होती है ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है ना। आपको सीधा तो मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेज देंगे, उसके लिए तो आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप ऑब्वियसली किसके लिए प्रिपेयर होकर जा रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, ACCC जो यहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्स होता है, जिसमें इंग्लिश या EVS होता है, जो हमने भी पढ़ा था एज अ DU स्टूडेंट। देन हमने जेनरिक पेपर्स होते हैं, GE होता है, ठीक है, जनरल इलेक्टिव, जिसमें आपको आउट ऑफ, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ तो मेरे को जेनरिक पेपर में हिस्ट्री, फिलॉसफी, इंग्लिश भी ले सकती हूँ, कि पॉलिटिकल साइंस से कुछ हटके मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो जेनरिक होता है। फिर इंग्लिश और ये लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। लेकिन हाँ, चांसेस बहुत हद तक तभी आपके ये क्वेश्चन सवाल पूछने के अगर आपने जो ग्रेजुएशन जो है DU से की है। अगर उनको पता है कि हाँ बच्चा यहाँ से पढ़ के ही नहीं गया, किसी और यूनिवर्सिटी से यहाँ इंटरव्यू देने आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली होगा कि हाँ उनको नहीं पता। लेकिन अगर आप तब भी पढ़ के जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर आपने यहाँ से किया तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि आपने कितने 50 साल पहले की होगी या 10 साल पहले, तो कुछ रिसेंट में ही की होगी, 5-6 साल में ग्रेजुएशन मास्टर्स भी, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट था। अपना रिजल्ट ही देख जाओ एक बार ही, ठीक है। और जेनरिक और ये मतलब चाहे आपको पेपर भी ना पता हो, पर आपको ये पता हो कि ये है। और अब बस सिलेबस चेंज हुआ है बच्चों का, जैसे पॉलिटिकल साइंस का आप लेकर चल रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का क्या सिलेबस है, या BA प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस अगर आपको पढ़ाने के लिए दे दी जाए, जैसे मुझे सेकंड ईयर मिला है पढ़ाने के लिए, 3rd सेमेस्टर को मैं पढ़ाती हूँ BA प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को मिरांडा हाउस में, तो मुझे ये हो सकता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि हाँ सिलेबस में ये चीज़ है, तो मुझे पता थी, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं कुछ इतना पूछेंगे, बट हाँ ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन इंपॉर्टेंटली आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए। आपका पेपर 2 आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, बस हाँ रिसर्च प्रपोजल में आपका क्या टॉपिक है, आपने ये टॉपिक क्यों लिया, ऐसे थोड़ा वो चिट चैट, और थोड़ा इतने भी वो नहीं होता कि एकदम गुस्से में बैठे होते हैं। बहुत इजी जाता है इंटरव्यू हर जगह जहाँ तक मैंने नोटिस किया। एंड मैं IP यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो IP यूनिवर्सिटी में जब मैं देने गई थी तो उन्होंने मेरा बस ये पूछा था कि आपके कोई पेपर पब्लिश है कि नहीं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ग्रेजुएशन मास्टर्स कहाँ से किए, तो मेरे पेपर 2 इंट्रोड्यूस थे, मैंने बताया। फिर उन्होंने मेरे, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमें करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। तो जैसे मैंने बोला कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो उन्होंने बोला अच्छा पॉलिटिक्स इंडिया में, ठीक है, और आपको इंडियन पॉलिटी पसंद है, तो अभी बताओ करंट में ऐसे क्या न्यूज़ चल रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, या करंट में जैसे फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म से, असिमेट्रिक फेडरलिज्म से हम कौन से स्टेट्स को गिन सकते हैं। या मेरे से तो आर्टिकल्स भी पूछ लिए गए थे, तो क्योंकि मेरे को लक्ष्मीकांत बहुत पसंद है तो मैंने पॉलिटिक्स इन इंडिया बोला था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पूछ लो। अब मुझे ये नहीं पता था वो करंट अफेयर्स से पूछ लेंगे करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। और तो हम न्यूज़ वगैरह देखते ही हैं एज अ स्टूडेंट, तो पता होना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, इनोवेशन हुआ है, तो उससे रिलेटेड। प्लस अपना एक डेमो प्रिपेयर करके जाओ 5 मिनट का, ठीक है, जिसमें आप कोई एक टॉपिक बोलोगे और वो आप बोलेंगे अच्छा ये टॉपिक पढ़ा के दिखाओ, कि अगर आप एज अ प्रोफेसर हम आपको अपॉइंट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, तो आपको बताना है, समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, हैंड मूवमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे मैं पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, थोड़ा बीच में जोक्स मार सकते हैं, बट उनके सामने नहीं, अपने बच्चों के सामने मैं बहुत जोक्स मारती हूँ क्लास में, ठीक है, उनको ट्रिक से याद करा देती हूँ, लेकिन हाँ उनके पैनल के सामने थोड़ा सीरियस रहना होता है। और आई गेस सारे सवाल हो गए। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कौन से डायरेक्शन में जाएगा। जो आप आंसर दोगे ना उसी के आंसर पे दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, जो फिर उसका आंसर दोगे उसके आंसर पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो ये आपके हाथ में है, पूरा एक चेन चलती है, जो मैंने हमेशा बताया। अपने PhD के इंटरव्यू में भी ये सेम चीज़ होता है, जो आप बोलते हो उसी से आप दूसरा सवाल पूछ लेते हैं, फिर जो आंसर देते हो उसी से कोई दूसरा सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बाद वाला चीज़। तो ये हुआ। देन आपको मैंने बता दिया कि इंस्टीट्यूशन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। एंड
कोर इलेक्टिव पेपर्स, कंपलसरी पेपर्स कौन से, जेनरिक पेपर क्या है, ये सारी चीज़ें आई डोंट नो नहीं बोलना है। बाकी लास्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज वी से, अगर आपका थोड़ा सा प्रोफेसर्स, कोई भी पैनल में ऐसा प्रोफेसर है ना जो आपको जानता हो, या मतलब नॉट एज सच वैसे जुगाड़ वाला जानता हो, बट हाँ अगर उनको लगता है कि आपको पता है उनके बारे में, या आप उनके स्टूडेंट हो, ठीक है, एंड वो आपको बाय फेस या कुछ जानते हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है। देखो अगर आप ऐसे टीचर है, आप खुद अपने आप को रख के देखो पैनल में, अब जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, और मेरा कोई स्कूल जिसमें मैं मिरांडा में पढ़ाने गई हूँ, तो वहाँ के कोई बच्चा अगर आगे चल के मैं पैनल में बैठी हूँ और मेरे इंटरव्यू में वो आता है, तो मैं उसको देखूंगी ना कि यार हाँ ये बच्चा तो मेरे से पढ़ा है, क्लास में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, या मैं इसको जानती हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है टीचर का उन बच्चों की तरफ। लेकिन ये नहीं है कि अगर वो बच्चा बिल्कुल ही भोंदू है, उसको कुछ नहीं आता, बोल भी नहीं रहा सही से, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो एज अ प्रोफेसर भी नहीं बन सकता, राइट। तो इतना भी जुगाड़ काम नहीं आता। बट हाँ जैसे होता है डीयू में, क्या हर यूनिवर्सिटी में मैं बोलूँगी, डीयू में कुछ ज़्यादा ही, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रोफेसर जान पहचान है तो प्लस पॉइंट है। लेकिन ये सोच के मत जाना कि यार मेरे को, मैं तो किसी प्रोफेसर को जानती ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्यों जाऊँ इंटरव्यू देने, रहने देते हैं, सिलेक्शन तो होना नहीं है। बट यू शुड गो बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपको उनका कॉन्फिडेंस, उनको आपका कॉन्फिडेंस पसंद आ जाए। जैसे मेरे केस में था, मेरा मास्टर्स 2 साल पहले हुआ, पर मेरे को कोई प्रोफेसर नहीं जानता था, राइट। बट मेरा पढ़ाने का तरीका, और मैं जैसे अपना ऑनलाइन का बताया वैसे बताया, ठीक है, एड हॉक पैनलिस्ट में नाम था, और मैं वहीं से पढ़ी थी। बाय चांस माइट बी दे नो देयर वेज, क्योंकि ये भी होता है कि पता है क्या, मैंने 4, 5, 6 इंटरव्यूज़ दिए, तो हो सकता है ना उनको मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो गया हो कि भाई ये हर बार आती है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। जैसे आप एक बार ही दोगे, 2 बार ही दोगे, नहीं होगा, लेकिन तीसरी बारी में उनको आपकी शक्ल याद रहेगी कि हाँ ये इंटरव्यू के लिए आती है हर बार, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस में। और वही, क्योंकि ऐसा नहीं है, कॉलेजेस के तो ऑब्वियसली पैनलिस्ट अलग होंगे, लेकिन कभी कभी जो मेन जो मास्टर्स के जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो हर पैनल हर कॉलेज में जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एचओडी हैं रेखा सक्सेना मैम, तो रेखा सक्सेना मैम अगर शिवाजी कॉलेज में इंटरव्यू है तो वहाँ पे भी मिलेंगी, खालसा कॉलेज में वहाँ पे भी मिलेंगी, एसआरसीसी में है तो एसआरसीसी तो कॉमर्स हो गया नहीं, तो दूसरा जैसे मिरांडा में वहाँ पे भी मिलेंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि वो वहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ, तो एक टीचर आपको 2-3 कॉलेज के पैनल में मिल सकता है, वो आपके लक के ऊपर है कि जैसे आपने वहाँ दिया था तो वहाँ पे भी वही पैनलिस्ट था और यहाँ पे भी वही पैनल में थी। तो लास्ट कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना, और वो तजुर्बा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपको आगे कभी ना कभी वो हेल्प करेगा। नॉट इन डीयू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है, अगर आप डीयू का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो ना, मतलब आप डीयू के पैनलिस्ट के सामने कॉन्फिडेंस और अच्छे से बोल सकते हो, वो इम्प्रेस हैं, तो आप किसी का भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो ना। सो बस यही था, मेरे को छोटा सा इंटरेस्ट वीडियो बनाना था, क्योंकि अभी बच्चों के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, नॉट बच्चे, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, पीएचडी स्टूडेंट, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, और अभी जो नेट जेआरएफ स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स बोलते हैं स्टूडेंट नहीं, तो वो देने जाएंगे इंटरव्यू, तो आपको मेरी छोटी सी टिप्स हेल्पफुल होंगी, आई होप सो। मैंने बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस बता दिए, इसको प्रिपेयर करने में आपको कम से कम 1 या 2 दिन तो मैक्सिमम जाएंगे सिर्फ कंटेंट रखने में, एंड उसके बाद आप उसको याद रखना, वो मैटर करता है। तो 2 दिन में आप ये सारी चीज़ें एक जगह प्रिपेयर कर लेना, अपने रिसर्च प्रपोजल पढ़ लेना, अपना सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपका अच्छा यूनिट है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, और अपना वो डीयू के बारे में उनके क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पता होने चाहिए। कौन सा प्रोफेसर पैनल में, जो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ना बच्चे, ठीक है, स्कॉलर्स, तो उनसे जो भी बाहर आ रहे हैं ना, पूछ लो एक बार कि यार अंदर कौन बैठा है, क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो वैसे वो जवाब भी बता भी देते हैं, इतने अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो क्या उनके एक्सपीरियंस से खुद उसी टाइम गूगल करके देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये सवाल पूछा था मुझे नहीं आता, मैं एक बार गूगल कर लेती हूँ फटाफट, है ना। सो वैसा बस इतना ही, और आई होप सो आप सबका इंटरव्यू अच्छा जाए, आप भी सिलेक्ट हो जाओ कि एज अ प्रोफेसर, एज असिस्टेंट, एज अ गेस्ट फैकल्टी से भी शुरुआत करो तो बहुत अच्छा है। मैंने गेस्ट फैकल्टी से शुरुआत की है अभी, बट धीरे धीरे प्रमोशन होगा और अच्छा पढ़ाएंगे तो देखते हैं, है ना। सो ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आई विल ट्राई कि हाँ मैं ओबी गावा स्टार्ट करा दूँ फिर से, एंड जितना भी लेक्चर्स पेंडिंग है वी विल ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।